प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो से पूर्व अभी हमने पढ़ा था कि जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनमें 2 रीजन्स को हम पढ़ चुके थे 15 रीजन्स में से। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार कृषि जलवायु प्रदेशों का एक सीमांकन योजना आयोग द्वारा 1989 में किया गया। उनमें से अब शेष जो 13 रीजन्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। हम इस वीडियो से पहले जो हिमालय क्षेत्र के 2 रीजन थे, जिनमें पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, इनको हम अध्ययन कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे जो तीसरा रीजन है, वो है गंगा का निम्न मैदान। जैसा कि मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बताया था कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये जो 4 रीजन्स हैं वो गंगा के मैदान के अंतर्गत हैं, जिनको हम निम्न मैदान, मध्य मैदान और इसके बाद उत्तरी या ऊपरी मैदान और गंगा पार मैदान, इस रूप में 3, 4, 5 और 6 इन 4 रीजन्स को हम जानते हैं। तो अब हम लेंगे कि गंगा का निम्न मैदानी प्रदेश तीसरा मैं इसको और आपको जूम करके बता देता हूँ कि तीसरा जो है और गंगा का निम्न मैदानी क्षेत्र है, ये आप इस मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें जो स्टेट हैं वो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की जो पूर्व पश्चिम का जो हिस्सा है वो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल ज़्यादातर इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ में पूर्वी बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड का भी इसके अंतर्गत आता है, यानी कि मुख्यतः वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्सा इधर से बिहार का, यानी कि पूर्वी बिहार, और कुछ हिस्सा इधर से झारखंड का, यानी कि कुछ झारखंड का हिस्सा। तो ये जो क्षेत्र हैं वो लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। कुछ हिस्सा असम घाटी का भी आता है। इसकी विशेषता ये है कि एक समतल मैदानी क्षेत्र है और यहाँ गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान तैयार किया गया है। गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा, जिसमें आपकी गंगा के अतिरिक्त जो अन्य नदियाँ हैं उनमें दामोदर नदी भी यहीं बहती है। इसके अतिरिक्त मयूराक्षी नदी और भैरव, इचामाती आदि प्रमुख नदियाँ हैं। इसका जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है, यानी कि नदियाँ इधर से उत्तर से बह करके और दक्षिण की तरफ जाती हैं। ये इधर दक्षिण की तरफ ढाल है और सभी नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये सभी नदी, चाहे दामोदर है, दामोदर हुगली मिल जाती है, गंगा आगे चलकर बांग्लादेश में पहुंच करके और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को समाहित करते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके कारण यहाँ का जो ये रीजन है वो उष्णाद्र जलवायु वाला रीजन है। यहाँ जो तापमान है शीतकाल में 9 से 24 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्मकाल में, यानी कि शीतकाल में हम देखते हैं कि 9 से और 24 डिग्री सेल्सियस, तो ग्रीष्मकाल में और ये तापमान जो है वो 26 से 41 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर प्राप्त होता है। वर्षा सामान्यतः हम एवरेज भी कह सकते हैं कि 120 से और 170 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ये एवरेज है। मृदा संसाधन की बात करें तो मृदा यहाँ बहुत ही उपजाऊ प्रकार की दोमट मृदा है, जो विभिन्न नदियों के द्वारा लाई गई और जलोढ़ मृदा है ये, और तटीय डेल्टाई क्षेत्र में भी बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है ये। सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र जो इन विभिन्न नदियों के द्वारा लाए गए गाद अवसाद के निक्षेप से निर्मित हुआ है। यहाँ कुछ लेटेराइट प्रकार की मृदा भी है। यहाँ हम ये बात करें कि जो 2/3 क्षेत्र पर लगभग कृषि होती है, यहाँ 2/3 क्षेत्र पर और कृषि होती है। जूट यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में होता है यहाँ। इसके अतिरिक्त गेहूँ और चावल, सरसों आदि की फसलें भी यहाँ पैदावार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि यहाँ पर्याप्त रूप में और पशुपालन भी किया जाता है। इस क्षेत्र में पशुपालन भी किया जाता है और मत्स्य पालन भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो तटवर्ती क्षेत्र तो है ही, साथ में और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो नदियां हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल और इसमें झारखंड में नदी और तालाब हैं, उनसे भी बहुत अधिक मात्रा में और मत्स्य पालन किया जाता है, मछली पकड़ी जाती हैं। तो मत्स्य पालन की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ फ्रेश वाटर की मछलियाँ, ताज़े जल की मछलियाँ बहुत अधिक पकड़ी जाती हैं या उनका उत्पादन होता है। जल संसाधन की दृष्टि से देखें तो जल संसाधन में कि ये पर्याप्त मात्रा में
यहाँ पर जल उपलब्ध है, क्योंकि नदियों में पर्याप्त आर्द्रता बनी रहती है। लेकिन कभी कभी और बाढ़ों के द्वारा भारी मात्रा में जनधन की हानि भी होती है। दामोदर और मयूरक्षी नदी, पहले जो दामोदर नदी थी, जो एक तरह से एक शोक का कारण बनती थी हर वर्ष विनाशकारी बाढ़ ला करके, वो अब DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये अमेरिका में और टेनेसी नदी पर बनाया गया था TVC, टेनेसी वैली कॉरपोरेशन की तर्ज पर। और झारखंड में दामोदर और उसकी सहायक नदियां हैं, जिनमें चाहे कोनार है, चाहे वाराकर है, इन नदियों को मिला करके और कई बांध बनाए गए हैं, जिनमें पंचेत पहाड़ी, अय्यर, बरमो, बोकारो, वाराकर आदि बांध बनाए गए हैं उन पर। और इस प्रकार दामोदर घाटी निगम से और पर्याप्त सिंचाई, जल की उपलब्धता, पेयजल और कारखानों को, जो बड़े बड़े कारखाने हैं यहाँ पर, जिनमें चाहे बोकारो है, चाहे रानीगंज है, दुर्गापुरा है, इन विभिन्न कारखानों को और पेयजल और या कहें उद्योगों के लिए पानी सप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद हम चौथा जो लेते हैं वो है, ये चौथा रीजन, और वो है गंगा का मध्यवर्ती मैदान। गंगा के मध्यवर्ती मैदान की विशेषता ही लगभग तीसरे नंबर के गंगा के निम्नवर्ती मैदान की तरह ही है। और उत्तर प्रदेश के इसमें, पूर्वी उत्तर प्रदेश इसमें विशेष रूप से आता है, और बिहार और झारखंड, यानी बिहार का हिस्सा और झारखंड का ये उत्तरी हिस्सा, इधर उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा इसके अंतर्गत आते हैं। ये इसमें छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसके अतिरिक्त झारखंड का हिस्सा, लगभग 27 जिले इसमें आते हैं, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये हिमालय के पर्वत पदीय भागों में है और समतल मैदानी भाग है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो गंगा तो प्रमुख है ही, इसके अतिरिक्त जो गंगा के अतिरिक्त है वो गोमती, घाघरा, यानी कि गंगा तो प्रमुख नदी है ही। गंगा के अतिरिक्त जो नदी है वो गोमती और घाघरा, काली, सोन, ये प्रमुख नदियां हैं। रिहंद, ये प्रमुख नदियां हैं। इसका जो ढाल है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ है, यानी ढाल इधर की तरफ है, इधर की तरफ, ढाल पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ। इसके अतिरिक्त यहाँ जो तापमान है वो 26 से 41 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 9 से 24, यानी कि निम्न गंगा मैदान की तरह ही होता है। यहाँ जो मृदा है वो जलोढ़ प्रकार की मृदा है, जलोढ़ प्रकार की उपजाऊ मृदा यहाँ पर मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ तराई क्षेत्र जो हैं यहाँ, ये बिहार और उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी क्षेत्र है, जो शिवालिक पहाड़ियों से संपर्क में, इस तराई क्षेत्र में दलदल मिलते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर चावल और जूट की पैदावार की जाती है, चावल और जूट की पैदावार की जाती है। इसके अतिरिक्त रबी के मौसम में यहाँ गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों आदि की पैदावार की जाती है। अब हम इसके बाद पांचवा जो रीजन है वो लेंगे, वो है गंगा का ऊपरी मैदान। ये गंगा का निम्न और मध्य के बाद है ऊपरी मैदान। ये इसका रीजन है गंगा का ऊपरी मैदान, 5वें नंबर का। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है गंगा का ऊपरी मैदान का। और हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्र के जो समीप जो भावर और तराई का जो विस्तार है, भावर और तराई का नाम इससे पूर्व आपने सुना ही होगा कि भावर जो क्षेत्र हैं वो तराई क्षेत्र के उत्तर में मिलते हैं, शिवालिक पहाड़ियों के बिल्कुल पर्वत पदीय क्षेत्र में। यहाँ नदियाँ मोटे मोटे बोल्डर पत्थर ला करके और एक तरह से जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के रूप में बिछा देती हैं, और नदियाँ उनसे अंदर से निकल करके गुम्फित नदी के रूप में और बाहर निकलती हैं, तब वो तराई प्रदेश आगे भावर के बाद कहलाता है। तो भावर और तराई प्रदेशों का यहाँ पर विस्तार है। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो जलवायु है वो उपाद्र प्रकार की है, उपाद्र, और ग्रीष्म काल में यहाँ तापमान है वो 26 से 41 और शीतकाल में 7 से 23 डिग्री रहता है। यहाँ पर जो मिट्टी है वो बलुई प्रकार की मृदा मिलती है और इसमें मिश्रित कण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो एरिया है उस पर लगभग 5% वन मिलते हैं, 5% वनाच्छादन क्षेत्र है। और कुल कृषिगत भूमि के लगभग 83% भाग पर और खाद्यान्न फसलें पैदा की जाती हैं इस पर, यानी कि खाद्य फसलों को और तरजीह दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें मुख्यतः जो खाद्य फसलें हैं वो चावल, गेहूँ और जौ और मक्का, ये प्रमुख खाद्य फसलें हैं। रोपड़ कृषि के अंतर्गत यहाँ पर आम, नाशपाती, आड़ू, अमरूद, पपीता, लीची, जामुन आदि फसलें की जाती हैं।
इसके बाद हम अगला जो रीजन लेंगे वो है छठवां रीजन। और आप इसमें देखेंगे कि छठवें रीजन में कि ये जो गंगा का पार मैदानी क्षेत्र कहलाता है, गंगा पार मैदानी क्षेत्र। इसमें आप इसमें देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, राजस्थान, ये जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थान का विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला आता है, जो कि पंजाब की जलवायु कह सकते हैं या पंजाब की समतल भूमि के ही काफ़ी नज़दीक है। लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि यह शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम भाग में सैंड ड्यून्स मिलते हैं, बालू का स्तूप मिलते हैं। और यहाँ की जो जलवायु है वो आप देखेंगे कि वर्षा कम होती है, तो शुष्क अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है, यानी कि अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु यहाँ पर मिलती है। तापमान यहाँ ग्रीष्मकाल में 26 से 42 और शीतकाल में 7 से और 22 डिग्री सेल्सियस होता है। और वर्षा यहाँ पर कम होती है। वर्षा कम होने के बावजूद भी सिंचाई सुविधा की वजह से फसलें ठीक ठाक रूप में ली जा सकती हैं। तो वर्षा 30 से और लगभग 120-25 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा घटती जाती है। ह्यूमस युक्त यहाँ पर और मृदाएँ मिलती हैं, गहराई लेकिन कम। इसके बाद यहाँ पर हम 7वें नंबर का रीजन्स देखेंगे। और 7वें नंबर के रीजन में आप देखेंगे ये आप 7वें नंबर का रीजन ये है पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, जिसमें आप देखेंगे छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलांग पठार, दंडकारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। ये ऊबड़ खाबड़ और कटे पटे पहाड़ों बस की श्रेणियाँ हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक है, लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। और इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनमें है कैमूर और पारसनाथ, महेंद्रगिरी दक्षिण में है यहाँ पर, और महेंद्रगिरी, ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिनकी समुद्र से ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से अधिक है। ये एक प्रकार से अर्धशुष्क प्रकार का क्षेत्र है। ये हम इसका रीजन पढ़ रहे हैं, अर्धशुष्क प्रकार का क्षेत्र है ये, अर्धशुष्क प्रकार का। और इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ वर्षा है वो लगभग 80 से और 150 सेंटीमीटर होती है वर्षा। यहाँ जो मृदाएँ हैं, मृदा आप देखेंगे कि लाल और पीली प्रकार की मृदा यहाँ पर मिलती है। कुछ भागों में लेटराइट मृदा भी मिलती है, चीका युक्त मृदा भी मिलती है। और यहाँ मुख्य जो फसलें हैं जो बोई जाती हैं इस रीजन में, और उनमें है चावल। ये डेल्टाई क्षेत्र में चावल बोया जाता है, तटीय क्षेत्रों में, और मक्का, सोयाबीन, ज्वार, चना आदि फसलें बोई जाती हैं। यहाँ लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ लोग निवास करते हैं और सर्वाधिक आबादी ग्रामीण जनसंख्या वाली है, लगभग 75% आबादी ग्रामीण जनसंख्या वाली है। पशुपालन के रूप में यहाँ भेड़ बकरियों का पालन अधिक होता है, मत्स्य पालन भी अधिक होता है नदियों और झीलों, तालाबों आदि से। इसके बाद हम देखेंगे कि अगला जो पॉइंट है वो है 8वां, मध्य पठार और पहाड़ी प्रदेश। मध्य पठार और पहाड़ी प्रदेश ये क्षेत्र है 8वें नंबर का। इस क्षेत्र में आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, भांडेर रीजन, मालवा पठार, विंध्याचल इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 38 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये संपूर्ण क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ एवं कटापटा पठारी प्रदेश है। इसमें नदी घाटियों का प्रमुख महत्व है। इसके पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है।
इसके अतिरिक्त जो तापमान है यहाँ ग्रीष्मकाल में लगभग 26 से 40 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 7 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और यहाँ जो वर्षा है, वर्षा आप देखेंगे जो वर्षा है वो 50 से और 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लाल, पीली और काली मृदाएँ यहाँ पर मिलती हैं। ये हम 8वें क्षेत्र के अध्ययन कर रहे हैं, पश्चिमी पठारी क्षेत्र का। यहाँ जो मुख्य फसलें हैं उनमें गेहूँ और मक्का, ज्वार, बाजरा मुख्य फसलें हैं। यहाँ लगभग 80% आबादी ग्रामीण है, रूरल पॉपुलेशन। और पशुपालन भी भारी संख्या में पशुओं का पालन किया जाता है। कुछ जो नदियाँ हैं वो नर्मदा, ताप्ती और चंबल प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ पर इस रीजन में, और नर्मदा, ताप्ती और चंबल नदियाँ हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला, और वो है ये क्षेत्र नमा, पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। इसमें आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का जो दक्कन क्षेत्र है, दक्कन का पठारी क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश का मालवा पठार इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान का झालावाड़ जिला भी इसमें सम्मिलित है यहाँ पर। और इसका जो एरिया है वो लगभग 3 लाख से अधिक, 3.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हमें देखते हैं कि ये प्रायद्वीप पठार के काफ़ी बड़े भाग पर है और पश्चिम में इसके पश्चिमी घाट है। यहाँ आप देखेंगे कि ये इधर इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है। यहाँ 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है और अधिकांश से दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से वर्षा होती है। यहाँ की मृदाएं हैं, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि काली कपास की मृदा है जिसका दूसरा नाम रेगुर भी है। काली मृदा है, लावा युक्त ज्वालामुखी निक्षेप से निर्मित मृदा है काली। और काली मृदा का दूसरा नाम, स्थानीय नाम रेगुर भी है। रेगुर प्रकार की मृदा यहाँ मिलती है। फलों में यहाँ पर जो है आम और केला, अनार, अंगूर ऐसे फल यहाँ पैदा किए जाते हैं। और फसलों में मुख्यतः गेहूँ, कपास, गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इस प्रदेश में लगभग 75% ग्रामीण आबादी है और पशुपालन भी किया जाता है। इसके बाद 10वां रीजन हम देखते हैं। 10वां रीजन, ये 10वां रीजन है और इसका नाम है दक्षिण पठार या पहाड़ी प्रदेश। दक्षिण पठार 10वां रीजन। और इसमें आप देखेंगे कि दक्षिणी महाराष्ट्र है, इधर आंध्र का हिस्सा, कर्नाटक का हिस्सा, केरल का, तमिलनाडु का हिस्सा इसके अंतर्गत आते हैं। दक्षिण का जो पठार है, इसका जो एरिया है वो लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसमें जो पहाड़ियाँ हैं वो इलायची, अन्नामलाई और नीलगिरी। आप दक्षिण में देखेंगे कि जो पहाड़ियाँ हैं, ये दक्षिण में ये जो पहाड़ियाँ हैं उनमें इलायची की पहाड़ियाँ, इनको कार्डमम पहाड़ियाँ बोलते हैं, और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और पालनी हिल्स, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यहाँ पर चाय और कॉफ़ी, कहवा का उत्पादन भी होता है। तमिलनाडु और केरल की बाउंड्री या नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के आसपास। यहाँ पर एक विशेषता ये भी है इस क्षेत्र की कि उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों पर लौटते हुए मानसून से वर्षा, भारत में जो एकमात्र जगह है जहाँ पर लौटते हुए मानसून से जगह वर्षा होती है वो क्षेत्र है तमिलनाडु का पूर्वी तट। यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। भूमि उपयोग जो प्रतिरूप है यहाँ पर, तो हम देखेंगे 48% भूभाग पर कृषि होती है यहाँ पर। तो ये अच्छी बात है कि कृषि एरिया, एग्रीकल्चर लैंड तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों के यहाँ अधिक है। और यहाँ सिंचाई के लिए तालाबों की अधिक संख्या है दक्षिण में, और तालाबों के बाद यहाँ नहरें और आदि सिंचाई की व्यवस्था के लिए साधन है। इसके बाद हम देखते हैं अगला 11वां पॉइंट। 11वां जो पॉइंट है वो तटवर्ती क्षेत्र है
और इसके अंतर्गत पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र आता है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। मैं दूसरी कलर की शेडिंग से बताता हूँ आपको कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो एरिया है, आप तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और यहाँ पश्चिम बंगाल के दक्षिण तक जाओगे तो ये पूर्वी तटवर्ती हिस्सा कहलाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी के संपर्क में है। यहाँ ये क्षेत्र है, उसका लगभग जो एरिया है वो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये पूर्वी घाट के पूर्व में हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में भी। और यहाँ कई नदियों ने अपने डेल्टा मैदान बना दिए हैं, जिनमें मुख्यतः महानदी और इसके अतिरिक्त जो बड़ा डेल्टा हैं वो गोदावरी और कृष्णा नदी के, कावेरी, मदुरई आदि नदियों के डेल्टा भी हैं। यहाँ जो वर्षा है वो लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तापमान ग्रीष्मकाल में 28 से 35 डिग्री और शीतकाल में लगभग 20 से 30 डिग्री के मध्य होता है। यहाँ तापमान अधिक गिरता नहीं है, क्योंकि समुद्र की जलवायु की वजह से और तापमान में अधिक गिरावट नहीं हो पाती है। इस प्रकार यहाँ ये रीजन पड़ा। इसके बाद हम 12वां रीजन पढ़ेंगे और 12वां रीजन आपका है पश्चिमी तटीय मैदान। ये आप इस रीजन को आप देखे हुए कि यहाँ ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इन क्षेत्रों के संपर्क करता हुआ पश्चिमी घाट के पश्चिम में ये पश्चिमी तटवर्ती हिस्सा है। ये जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ देखते हैं कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर जो पैदा होती है वो नारियल, चावल आदि फसलों की होती है। और लेकिन पूरे भारतवर्ष में यहाँ सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, जो लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक है, क्योंकि मानसून जब अरब सागर की तरफ से उड़ता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में टकरा करके और जो टकराता है तो आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और पश्चिम घाट के पश्चिम में अधिक वर्षा हो जाती है। पश्चिम घाट के पश्चिम में कुछ दोमट और लेटराइट मृदा मिलती है और यहाँ पर रोपड़ कृषि भी पैदा की जाती है, कहवा की, और चाय, नारियल, रबड़ का उत्पादन भी यहाँ होता है। तो मुख्य फसलें जो यहाँ हैं वो नारियल और रबड़ और चाय और कहवा, ये मुख्य फसलें हैं। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं, 13वां पॉइंट। और 13वां पॉइंट इस मानचित्र में आप देख रहे हैं कि गुजरात को प्रदर्शित किया गया है 13वें पॉइंट से, और गुजरात का मैदानी और पठारी क्षेत्र एक अगला 13वां कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के अंदर काठियावाड़ और पर्वतीय पठारी क्षेत्र और माही नदियों का उपजाऊ मैदान भी आता है। माही नदी और मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से होते गुजरात में प्रवेश करती है, तो ये क्षेत्र माही नदी का है, उत्तर में गुजरात के, ये इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर काली मृदा, एक दक्कन पठार का विस्तार भी है यहाँ, तो काली मृदा का क्षेत्र भी है, तो कपास भी पैदा होती है। तो यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, तिलहन मुख्य उत्पादक फसलें हैं और पशुपालन भी किया जाता है यहाँ पर, और सिंचाई मुख्यतः कुओं द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान में नर्मदा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना आदि परियोजनाओं के माध्यम से और इस क्षेत्र की सिंचाई विभिन्न माध्यमों से हो रही है। अगला 14वां जो पॉइंट है वो अपने राजस्थान के पश्चिम में है और उसका नाम है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, एक 14वां और कृषि जलवायु प्रदेश। इसके अंदर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र आते हैं और ये अरावली पर्वतमाला की पश्चिम में स्थित है और इसका जो एरिया है वो 1.77 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जो तापमान है वो अधिक होता है, वर्षा कम होती है, इसलिए रेत के टीले पवन के द्वारा बना दिए जाते हैं। रेत के कण मोटे हैं जो गर्मी में और पवनों के साथ साथ और बहती जाती है और सैंड ड्यून्स बनाती है, बालू का स्तूप बनाती है। बरखान प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर जो कुल क्षेत्र का 44% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ थार का मरुस्थल है, बावजूद इसके भी 44 से 50% एरिया पर और कृषि कार्य होता है। इनकी वजह यह है कि पश्चिमी जो थार का रेगिस्तान है उसमें गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर और दक्षिण से जालौर और बाड़मेर की तरफ से नर्मदा सागर का पानी आने की वजह से और कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और यहाँ पर तुलनात्मक रूप से विगत दशकों की कृषक संपन्न हुआ है। इस एरिया में मुख्यतः पशुपालन किया जाता है, जिसमें भेड़ बकरियों को चरवाहे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराते हुए ले जाते हैं। अंतिम जो प्रदेश है कृषि जलवायु का वो है द्वीपीय प्रदेश,
भारत में 2 द्वीपीय प्रदेश हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ये प्रदेश छोटे छोटे द्वीपों वाले हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह आते हैं। और इनका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर समुद्री जलवायु है तो नम जलवायु है, और तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं आती है। यहाँ पर चिकनी दोमट मृदाएं हैं। और यहाँ इस प्रदेश में एक बड़ी बात है कि भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित जो क्षेत्र है वो इन द्वीपीय प्रदेशों में है। लगभग 88% भूमि वनाच्छादित क्षेत्र है। केवल 4% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, यानी खेती का काम कम किया जाता है। रोजगार के मुख्य साधन जो समुद्र से संबंधित हैं, और खाद्यान्न के रूप में ज़्यादातर मत्स्य पालन किया जाता है, मछली पकड़ने का काम होता है। तो इस प्रकार आज हमने भारत के कृषि व जलवायु जो क्षेत्र हैं 15, जो योजना आयोग के द्वारा 1989 में वर्गीकृत किए गए विभिन्न उद्देश्यों और आधारों को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन हमने कर लिया है। अब अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे।